वेलकम बैक एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना है इस वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। ब्रीदिंग में हमारी 2 स्टेजेस आती हैं। पहली होती है इंस्पिरेशन, दूसरी होती है एक्सपिरेशन। अब जो इंस्पिरेशन है उसमें क्या है, हम O2 अंदर ले जा रहे हैं, एक्सपिरेशन में CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो जो इंस्पिरेशन होता है ना, वो हमारा एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। और एक्सपिरेशन होता है पैसिव प्रोसेस, जो खुद ब खुद जाता है, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। इंस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है, और एक्सपायरेशन जहाँ पे एल्वुलर एयर रिलीज आउट, एल्वुलर एयर क्या होती है बाहर रिलीज हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lung is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। जो मूवमेंट है एयर का अंदर और बाहर लंग्स के अंदर किसके थ्रू होता है, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने के बाद ये मूवमेंट होता है। कहाँ, बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, एज फॉर एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग, दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अब इंस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है, हम समझते हैं। मान लो ये तुम्हारे लंग्स हैं इधर, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेजेंट है O2। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अगर जब यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा तो O2 अंदर मूव करेगी। तो यही है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट। अब हमें ये देखना है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है बनता कैसे है, ठीक है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, और लंग के अंदर जो ये प्रेशर है उसे कहा जाता है इंट्रा, मतलब अंदर, पल्मोनरी हमारे लंग्स, और प्रेशर तो है ही, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब पढ़ते हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता कैसे है। इज़ लेस देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो अब अंदर का प्रेशर है वो कम होगा एटमॉस्फेयर से, तो एयर अंदर आ जाएगी। देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर है ऑब्वियसली, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है। ऐसी जो एक्सपिरेशन है वो कैसे होता है, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर कम होगा, तो यहाँ से CO2 बाहर चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज़ हाइयर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो तो क्या होगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि वही कि ये प्रेशर जो ग्रेडियंट है बनता कैसे है, कौन कौन इसमें हेल्प करता है। द डायफ्राग्राम एंड अ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स। कौन, डायफ्राग्राम और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, जो होती है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। कहाँ होती है, रिब्स में होती है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन आते हैं इसमें। डायफ्राग्राम हो गया, और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स होती हैं जो होती है एक्सटर्नल, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन द रिब्स। कोस्टल बेसिकली हमारे रिब्स, तो इंटरकोस्टल रिब्स, बिटवीन द इंटरकोस्टल जो पार्ट है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, कहाँ होती हैं, रिब्स के बीच में होती है। और डायफ्राग्राम होता है जो कि इसमें हेल्प करता है जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, ऐसे ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करते हैं। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राग्राम। इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएट होता है, जब डायफ्राग्राम का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और क्या हो जाता है, जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक चैम्बर का अंदर, वो बढ़ जाएगा। तो जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें पता है अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये सेटअप ही इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्टर नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा सेटअप है। क्योंकि अगर थोरेसिक की वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा थोरेसिक चैम्बर में, तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है लंग्स की वॉल्यूम में। तो इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएट हो गया, डायफ्राग्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करा, जिससे क्या बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी थोरेसिक चैम्बर की एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। फिर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, तो रिब्स क्या हो गए, अब यहाँ रिब्स भी होंगे, तो रिब्स ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। इमेजिन करो दिमाग में क्या चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं। इंस्पिरेशन कैसे इनिशिएट होगा, जब डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है थोरेसिक चैम्बर का एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्ट, ये है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। जो सोचो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गया, वहीं पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, कौन सी मसल्स आ रही है इंस्पिरेशन में, ये याद रखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या करेंगे, रिब्स को ऊपर कर देंगे, लिफ्ट अप द रिब्स, और जो हमारा स्टर्नम है, ये रिब्स और स्टर्नम के होंगे ऊपर
उठ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होएगी थोरेसिक चैम्बर में। कौन से एक्सिस में? ऐसे, ये होता है डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में ऐसे बढ़ गई, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ऐसे बढ़ गई। जब वॉल्यूम बढ़ गई, हमें पता है बॉयस लॉ, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाना है। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। ये है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ये है डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो ऐसे क्या हो गई, वॉल्यूम बढ़ गई, ओवरऑल लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, एयर अंदर आ जाएगी। तो स्टर्नम कॉजिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई। फिर उसके बाद ओवरऑल इंक्रीज हुआ थोरेसिक वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिमिलर इंक्रीज होगा पल्मनरी की वॉल्यूम में। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, मैंने दोबारा भी अभी समझाया था कि जब थोरेसिक वॉल्यूम चेंज होगी जिसकी वजह से सिमिलर इंक्रीज पल्मनरी वॉल्यूम होगी। अब इंक्रीज इन पल्मनरी वॉल्यूम बढ़ गई, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा इंट्रा पल्मनरी प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर से कम होगा, और जिसकी वजह से एयर बाहर से अंदर आ जाएगी लंग्स में। तो दैट इज़ इंस्पिरेशन। ये पूरा क्या हुआ, हमारा इंस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सपिरेशन की, एक्सपिरेशन कैसे होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी याद रखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं इंस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स होंगे, वो अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम का, इंटरकोस्टल मसल्स का, डायफ्राम अपनी शेप में आएगा, स्टर्नम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा, जिसके वजह से अब थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस हो जानी है। पहले बड़ी थी, अब वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गई। वॉल्यूम रिड्यूस हो गई तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर और बाहर कम है, तो क्या होगा, अंदर जो हमारी एयर है वो बाहर आ जाएगी। वही है, दिस लीड्स टू द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब इससे क्या हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा, जिसकी वजह से एक्सपल्जन हो जाएगा एयर का लंग्स से, दैट इज़ एक्सपिरेशन। तो ये पूरा था इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन कैसे होता है, देखो यहाँ डायग्राम में दिखा भी रखा है। ये पूरा क्या है, एन एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, और नीचे ऊपर, ठीक है, एयर एंटरिंग द लंग्स, एयर अंदर आ रही है लंग्स के अंदर, मतलब हमारी O2 आ रही है। देखो इधर ये लिफ्ट अप है ना, ऊपर रिब्स और स्टर्नम उठ गए हैं ऊपर, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस बढ़ गया, ये पूरा वॉल्यूम हमारा, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, एयर अंदर आ गई। ऐसी एक्सपायरेशन में है, नीचे क्या हुआ है, ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आए, वॉल्यूम कम हो गई, डायफ्राम रिलैक्स हो गया, वॉल्यूम थोड़ा इसका डिक्रीज हुआ, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एयर बाहर चली गई। ये हो गया हमारा एक्सपिरेशन। वी हैव द एबिलिटी, हमारे पास एबिलिटी होती है इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। किसकी मदद से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन में कुछ एडिशनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनकी मदद से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है। ऑन एन एवरेज, अगर एवरेजली बात करें, एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है कितनी बार ब्रेथ करता है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रेथ करता है। जो वॉल्यूम है एयर की वो इन्वॉल्व होती है ब्रीदिंग मूवमेंट्स में, और जिसकी वजह से एस्टिमेटेड क्या यूज़ किया जाता है, और कैसे उसको एस्टिमेट कर सकते हैं हम, स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूज़ करके हम इस वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। पल्मोनरी फंक्शन दैट इज़ लंग फंक्शन, लंग फंक्शन को हम असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं उसका, किसके मदद से, स्पायरोमीटर को यूज़ करके, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो एक बार रिकॉल करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने पढ़ा कि कैसे इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन कैसे होता है, जब अंदर का जो प्रेशर है हमारा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट पे होता है बेसिकली। प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनेगा, ऊपर हाई प्रेशर, नीचे लो प्रेशर, अंदर लो प्रेशर होगा लंग्स में और बाहर ज़्यादा है तो O2 अंदर आ जाएगी। वो कैसे होगा, उसमें कौन काम करेगा, स्टर्नम काम करेगा, रिब्स काम करेंगे, डायफ्राम काम करेंगे। जब डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ेगी, जब स्टर्नम और रिब्स उठेंगे तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगी, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी। पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, दैट इज़ बॉयस लॉ, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया, एयर अंदर आ गई, इंस्पिरेशन हो गया। फिर एक्सपायरेशन करेंगे, वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो बाहर प्रेशर कम है तो CO2 बाहर चली जाएगी, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। फिर हमने पढ़ा कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है 12 to 16 टाइम पर ब्रेथ, उसका वो क्या होता है, ब्रीदिंग रेट होता है,
और हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन को कुछ हमारी जो एडिशनल मसल्स होती है एब्डोमेन में उसके थ्रू, और स्पायरोमीटर से हम असेस कर सकते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के साथ। इसको दोबारा रीड आउट कर लेना, इन केस कुछ समझ ना आए तो कमेंट में मेंशन कर देना। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और प्लीज़ PYQ लगाते रहो, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट।